हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये हमारा जो सेशन होगा बिहार दरोगा, जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सवालों को कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर के सवाल का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग अच्छे खासे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो 1 और 2, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो एनालिसिस हो रहा है, हम लोग पेपर को जो कर रहे हैं वो कितने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अगर मुझे भी शॉर्ट वीडियो बनाना हो, छोटे छोटे वीडियो बनाना हो, तो मैं भी केवल प्रश्नों को देखूंगा, कोई पीडीएफ उठाऊंगा प्रीवियस ईयर का, और मैं भी चाहूँ तो आंसर एक दो और थोड़ा मना डिटेल करके बढ़ा सकता हूं। बट मैं यहां पे जो भी एनालिसिस कर रहा हूं उससे क्या होता है कि केवल वन टाइम आपको वॉच करना है। अगर एक बार उस पेपर को देख ले, एक बार जो मैं जितना मैं उसमें सवाल करवा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं ना, तो फिर अगर उस चैप्टर से या उस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल आएगा ना, कोई भी एग्जाम में ना, तो आप बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे, कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे पेपरों में वैसा किया है। ठीक है, जब भी मैं एनालिसिस कराता हूं प्रीवियस ईयर सवालों को, तो उतना ही बेहतरीन तरीके से कराता हूं जैसा होना चाहिए, ना कि केवल प्रश्नों को देख के आंसर करना। वो आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी बुक होगा, आप भी देख के कर सकते हैं। लेकिन यहां पे होता है कि आप प्रीवियस ईयर सवालों को जब भी करें, तो जो भी अगर सवाल आपको दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको कैसे टैकल करना है, उस सवाल को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो भी कवर करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। जो नए होंगे पहले सेशन को शेयर कर लेंगे, है ना, उसके बाद लाइक भी करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत कम अटेंडेंस देखने को मिल रहा है सेशन में, बट कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। सवाल है हमारा कि सत्रिया इज द क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट। सत्रिया की बात कर रहा है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य शैली में शामिल हुआ है। ये असम का है। शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस जो हमारे पास है वो कितने हैं? 8 है। कितने हमारे पास है? 8 है। तो 8 क्लासिकल डांस जो हमको देखने को मिलता है, देयर इज 8 क्लासिकल डांस। ठीक है, जिसमें सत्रिया भी है जो कि असम का डांस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 8 क्लासिकल डांस कौन कौन है भाई, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस कौन कौन है उसको हम लोग अगर देखेंगे तो हम यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर दूं। अरे जो मजा। ठीक है, देखिए 8 क्लासिकल डांस जो है आपके, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं सब कुछ। ठीक है, कथक नॉर्थ इंडिया, बिरजू महाराज, है ना, शोभना नारायण। कथकली केरला का डांस है। मोहिनीअट्टम केरला का डांस है। ओडिसी ओडिशा का डांस है, सोनल मोहपात्रा, है ना, सोनल मान सिंह। ओके, मणिपुरी डांस मणिपुर का है। सत्रिया आपका असम का है। ओके, फिर आपका आता भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। क्लियर। फिर उसके बाद कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है। तो इतने क्लासिकल डांस, जो 8 क्लासिकल डांस है, वो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझे बात को। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन क्लासिकल डांस नहीं है, ऐसे पूछ देगा तो फंसना नहीं है, आराम से उत्तर दे पाएंगे, है ना। और सिंपल सवाल था, कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं है कि जो फंस सकता है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र। देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र दिया है, लेकिन नहीं लिखा है कि आजादी से पहले कि आजादी के बाद, है ना, आजादी से पहले कि आजादी के बाद। तो देखिए, आजादी से पहले तो रानीपेट में हुआ था, तमिलनाडु में। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल उठपटांग नहीं पूछता है, सवाल ऐसा नहीं कुछ भी डाल देता है। जो भी सेट करते हैं वो बहुत काफी एक्सपीरियंस होते हैं और उन्होंने एनसीईआरटी को बेस लिया। एनसीईआरटी जो सिलेबस में हमारा लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग वो एनसीईआरटी पिक करते हैं, उस टॉपिक के संबंधित सवाल को उठा के सीधे डालते हैं। वो सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, एक एक चीज एनसीईआरटी में मिलेगा। मैं दिखा दूंगा लाइन बाय लाइन। तो रानीपेट जो है ये तमिलनाडु में है और 1905 में यहां पे आपका पहला उर्वरक संयंत्र, उर्वरक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। 1906 में, 1905 में, 1906। ओके, सॉरी, चलिए डेट का कोई मतलब नहीं है। फिर पहला फर्टिलाइजर प्लांट अगर हम बात करें यहां पर, तो सिंदरी होगा झारखंड में 1951 में। झारखंड 1951 में। ठीक है, 1951 में। ठीक है, झारखंड में 1951 में पहला फर्टिलाइजर प्लांट स्टैब्लिश किया गया। ध्यान में रखना है। बलारपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में। आपके कागज के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तो है ही नहीं। ठीक है, अरे यार कहां चला गया। आइसोटोप of an element
कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या समझते हैं। समस्थानिक ये हम बताएंगे आपको बाद में कि समस्थानिक क्या होता है ना, लेकिन अभी हम क्या समझेंगे, एटम के बारे में, एटम मॉलिक्यूल चैप्टर के बारे में समझेंगे। इससे कोई भी सवाल आएगा, मैक्सिमम सवालों को कवर कर लेंगे इस सवाल के थ्रू। अगर आगे आएगा तो बना देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे तत्व के परमाणु की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, तो एटम 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब कौन कौन है वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, है ना, मैं थोड़ा सा पेन को और मोटा कर लूं, सही रहेगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटॉन का खोज, पहले मैं खोज बताता हूं, खोज किसने किया, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड, ओके। इलेक्ट्रॉन का किया थॉमसन, जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का किया चैडविक। क्लियर है, ये ध्यान में आपको रखना है ना। इसका थोड़ा सा हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर कभी भुला जाए तो ईट पर नाच, बस इतना ध्यान रखते, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी अगर कंफ्यूजन हो तो। चलिए, ये आपने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जाना। अब देखिए, सबका स्थान मैं बताऊं कहां कहां बैठता है। अगर मैं एक एटम लूं, है ना, बीच में केंद्रक होता है जहां पे बैठे हैं 2 आदमी, और वो 2 आदमी बहुत सीधे साधे हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस केंद्रक में बैठा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस कहां बैठा है, केंद्र में, जहां प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। क्योंकि प्रोटॉन जिसमें है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन है कि न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है वो, हमेशा न्यूट्रल रहता है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल रहता है। चलिए, क्लियर है। बाहर में बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा घूमते रहता है, वो हमेशा घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहता है, लेकिन कैसा है वो, नेगेटिव आदमी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहां पे देखिए, प्रोटॉन है जो प्लस में है, ये माइनस में है, और ये भैया नो चार्ज, नो चार्ज, इसको कोई लफड़ा में नहीं रहना है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। अब ये तीनों का चार्ज, तीनों का लोकेशन, तीनों का मास समझ लेंगे, फिर हम चलेंगे ये सब क्या चीजें। ओके, देखिए, अब मैं आपको बता दूं, ये मैं थोड़ा सा इसको इधर करके दिख रहा है, अच्छा ठीक है, इंग्लिश में कर देते, कोई बात नहीं, यहां पे कर देते हैं, है ना, नहीं ठीक है, नीचे ही रखते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, क्लियर है। चलिए, सब फंक्शन इसमें, ओके। देखिए, तो अगर हम बात करेंगे भाई, हम अगर बात करेंगे, प्रोटॉन कहां बैठा है, न्यूक्लियस में, आपको ही पता है। न्यूट्रॉन कहां बैठा है, न्यूक्लियस में, आपको ही पता है। इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है, आउटसाइड। चलिए, तो हो गया क्लियर। चार्ज, मैंने बोला प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही चार्ज आपका प्रोटॉन पे है, लेकिन प्रोटॉन प्लस में रहेगा, माइनस पे। याद करना कोई बहुत कठिन नहीं है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, तो ये माइनस में, प्लस में, देखिए माइनस में है, ये प्लस में। क्लियर, चार्ज याद हो जाएगा। मास, वेट, द्रव्यमान क्या है, तो प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सॉरी मास है 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 24, ये दोनों याद रखना है। चार्ज जो है आपका 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 24, दोनों के ऊपर माइनस 24, दोनों पर माइनस 19। कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ 1.6, यहाँ भी 1.67, यहाँ 9.11। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, 0, लेकिन मास है, वजन है उसका, वजन सेम है जितना प्रोटॉन का है, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब चीजों को समझना है, इसमें हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या, किसका खोज किसने किया ये भी देख लिया। न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग हुआ था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, है ना, सोना के एक पतरी पर उन्होंने अल्फा रे को बॉम्बार्डिंग किया था, तो न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड किया था। वो मैं वो भी लिख ही देता हूं, ठीक है, चांस पूछ दे सवाल, ठीक है। रदरफोर्ड
क्लियर है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है एक्स है ना, एक्स क्या है, ओके ध्यान रखिएगा एक्स क्या है। तो एक्स की बात करेंगे जब भी हम किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं तो जो उस एलिमेंट का साइन, उस एलिमेंट का सिंबल, चिन्ह, जैसे आप सोडियम Na, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, वो सिंबल को हम एक्स के जगह पे रखेंगे है ना, उस ऑक्सीजन उसको हम एक्स के जगह पे रखेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नीचे में लिखाता है, नीचे में सब स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट, मतलब आप समझ नीचे नीचे में जो लिखाता है वो एटॉमिक नंबर, कितना उसके अंदर परमाणु है, सॉरी कितना उसके अंदर प्रोटॉन है, कितना उसके अंदर प्रोटॉन है, उस पार्टिकुलर एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या ही कहलाती है एटॉमिक नंबर। कोई भी तत्व में कितना प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन बैठा हुआ है, जितना प्रोटॉन रहेगा उसका एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा जो कि जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जेड बराबर परमाणु संख्या, ठीक है, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। चलिए अब जो हम बात करेंगे यहां पे ऊपर में है ए से होता है वजन, सॉरी द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ये ए कौन सा बला है, ए को हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और इस ए में दो आदमी हैं, इस ए में दो आदमी शामिल है, ये कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाओ, P प्लस N जो केंद्र में है ना, ये दोनों को जोड़ देंगे, जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन बैठा है, जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन बैठा है उसका भार हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा। क्लियर, उसका भार हो जाएगा। तो भार परमाणु संख्या। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे डिनोट करते हैं, चीजों को समझिए बातों को, है ना। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो आइसोटोप होता है क्या होता है, आइसोटोप होता है जो क्या होता है, आइसोबार क्या होगा, है ना, आइसो न्यूट्रॉन क्या होगा, ठीक, आइसोटोन क्या होगा वो देखेंगे। तो अब हम इसको देखेंगे यहां पर, है ना, आइसोटोप। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। परेशान नहीं होना कि हाँ यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़े, लेकिन यहां से अगर आप ये समझ लेते हैं ना तो फिर दोबारा ये सवाल आएगा तो बना देंगे। समस्थान मतलब सेम स्थान पे बैठा हो, पीरियोडिक टेबल में जहां पे बैठा हो, एक ही जगह पे दो एलिमेंट्स बैठे हैं। अब देखिए एक जगह पे एक एलिमेंट बैठ सकता है, तो जाहिर सी बात है जो आइसोटोप होते हैं सेम एलिमेंट होते हैं। आइसोटोप जो होते हैं सेम एलिमेंट्स का ही समस्थानिक होता है, सेम एलिमेंट्स का ही अलग अलग रूप होता है। हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का देखते हैं, तो उसी तरह से जो आइसोटोप है वो समस्थान में। तो अब देखिए पीरियोडिक टेबल में एक जगह पे अगर ऑक्सीजन बैठा है तो ऑक्सीजन ही बैठेगा, अलग नहीं बैठ सकता। तो जब एक जगह पे बैठेगा, एक जगह बैठेगा तो परमाणु संख्या क्या होगा, सेम होगा। तो परमाणु संख्या क्या होगा, सेम होगा। तो आपका परमाणु संख्या जेड हो जाएगा, जो सेम हो जाएगा। तो जेड होगा सेम मतलब प्रोटॉन भी सेम हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या सेम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या डिफरेंट होगा कि उसको समस्थानिक बोले, तो अगर सेम ही प्रोटॉन की संख्या है, सेम जगह पे बैठा है, तो फिर ये नाम क्यों रखें, उसका ना भार अलग हो जाएगा। और भार कैसे अलग होगा, अच्छा भार कैसे अलग हो सकता है, जब P दोनों में सेम है तो भार कैसे अलग हो, N बड़ा हो जाएगा, N किसी में ज्यादा किसी में कम, तो P प्लस N मतलब एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक मास, ए बराबर क्या होता है एटॉमिक मास, ए क्या हो जाएगा डिफरेंट। और ए में आपको पता है कि P प्लस N होगा। अब आप समझ गए होंगे ना कि P यहां भी, P यहां भी, P यहां भी, P यहां भी, दो आइसोटोप है किसी एलिमेंट्स का, तो दोनों में P बराबर, दोनों में P बराबर, तो समस्थानिक हो गया। लेकिन N अलग होगा तभी दोनों का वजन अलग हो जाएगा, दोनों का द्रव्यमान अलग होगा, तो ये आइसोटोप्स हो गए। ये हो गया आपके आइसोटोप्स। क्लियर, जैसे कि मैं आपको आइसोटोप्स लिख दूं, जैसे कि ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर 16, 17,
दिस इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप मैंने लिख दिया भाई। बैठे तो एक ही जगह पे 8 8 8, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या किसी में 8 है, 9 है, 10 है। 8 है, 9 है, 10 है। तो ये आपके ऑक्सीजन का आइसोटोप होगा। हाइड्रोजन में देख लीजिए 1H1, 1H2, 1H3। देखिए ये हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, अब ये ड्यूटेरियम है, टाइटेरियम है। अब देखिए हाइड्रोजन में यहां पर एक कोई बैठा है हाइड्रोजन, एक परमाणु, नो न्यूट्रॉन, एक परमाणु, एक न्यूट्रॉन, एक परमाणु, सॉरी प्रोटॉन, ओके सर, परमाणु नहीं प्रोटॉन, हिंदी इंग्लिश में ये कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। इसमें एक प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। देखिए, तो ये समस्थानिक किसको कहते हैं? आइसोटोप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइसोटोप्स के कुछ यूजेज होते हैं, जैसे आप आइसोटोप का नाम है कोबाल्ट का 60वां, कोबाल्ट 60 बोलते हैं, ठीक है। बोले कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार में। कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार। कार्बन का 14वां आइसोटोप है C14 जिसको बोलते हैं, इसका उपचार कहाँ, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो एज निकालने में, फॉसिल फ्यूल की एज निकालने में, कार्बन डेटिंग में, है ना, डेटिंग में, कार्बन डेटिंग में, आयु निर्धारण में। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे तो आप आराम अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए आयोडीन का होता है 131, तो जो आपका बीमारी होता है घेंगा रोग, ग्वाइटर होता है जो घेंगा रोग है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। तो ये जैसे यूरेनियम 235 आप देखिए, ये भी एक तरह का आइसोटोप है ना। यूरेनियम 235 ये भी एक तरह का आइसोटोप है जिसको एटॉमिक प्लांट में इस्तेमाल करते हैं ना। सर ऊपर में लिखिएगा इसको। तो दिस इज द आइसोटोप। इसी का उल्टा होता है, वो कहलाता आइसोबार। एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया? कोई नहीं, ऑलरेडी छोटा हो चुका था, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, देखिए, ठीक है। अब देखिए अब हम इधर लाएंगे, जो आएगा वो आपका आएगा आइसोबार। क्या आएगा? आइसोबार। इसी का उल्टा होगा, मतलब एक जगह पे नहीं बैठा होगा, और एक जगह पे नहीं बैठा मतलब अलग अलग एलिमेंट्स, और अलग अलग एलिमेंट्स आपस में बराबर कब होंगे? अलग-अलग एलिमेंट्स आपस में बराबर कब होंगे? जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह पे नहीं बैठा है मतलब दोनों प्रोटॉन नहीं है बराबर, और प्रोटॉन बराबर नहीं है तो क्या बराबर होगा? हो सकता है न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना वो दोनों मिलके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके दोनों का वजन बराबर कर दिया, है ना। तो आइसोबार में क्या होता है? हमारा जो ए होता है ना, ये होता है बराबर सेम। मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दीजिएगा, तब दो एलिमेंट्स आपस में दोनों का भार, एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो आइसोबार कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। क्या है? संभारिक कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जेड यहां पर डिफरेंट होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसी तरह एक आइसोटोन होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ओनली न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, बाकी सब अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन, तो यहां पे अगर आइसोबार पूछेगा तो बोलेंगे परमाणु भार बराबर और परमाणु संख्या अलग, परमाणु संख्या अलग। ये आपका यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई इशू आपको मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहां तक आप चीजों को समझ जाइएगा, कहीं अगर सवाल अगर आएगा तो आराम से बना दिएगा, है ना। चलिए, तो आइसोटोन तो मैंने समझा दिया क्या होता है। तो देखिए अभी ये सवाल यही तो था, क्या था? किसी तत्व के समस्थानिक से क्या समझते हैं? वही समझते हैं कि समस्थानिक एक जगह बैठा कर वह तत्व वहां परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वह तो जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान कैसे हो जाएगा? जिनकी परमाणु संख्या से अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे करके बनाना है सवालों को। हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है ना, सिख गुरु जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को स्टार्ट किया। देखिए यहां पे
अब आपके सामने जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये है पूरा सिख के जो 10 गुरु हैं सब करवा देंगे, और सब एकदम इतने बेहतरीन तरीके से आपको करना है कि सवाल अगर आएगा तो थोड़ा इंग्लिश लिखा, मैं हिंदी बता दूंगा, क्या क्या महत्वपूर्ण वो मैं लिखूंगा साइड में, ठीक है। ये देखिए, गुरु नानक देव जिन्होंने, आज गुरु नानक जयंती है, ओके, और गुरु नानक देव जिन्होंने आपका सिख धर्म का स्टार्ट किया, फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, और लंगर इन्होंने स्टार्ट किया, बाबर का समकालीन है, ये बाबर का समकालीन है, और लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया, ये इन्होंने स्टार्ट किया, पर पूरे तरीके से स्टार्ट किया था इन्होंने। फिर अंगद आए, गुरु अंगद देव आएंगे, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि को लिखा, तो इनका 2 उपलब्धि है, गुरुमुखी, एंड सेकंड वन इज लंगर व्यवस्था को इन्होंने मतलब आगे बढ़ाया, है ना। अमरदास है, अमरदास के बारे में ध्यान रखिएगा, अमरदास है जिन्होंने पर्दा सिस्टम को खत्म किया, सतयुग खत्म किया, और अकबर के सबसे मेन चीज है कि अकबर के कंटेम्पररी थे, बात खत्म, है ना, महत्वपूर्ण नहीं है। रामदास आएंगे, इन्होंने अमृतसर शहर का स्थापना किया 1577 में, और अमृतसर में आपका जो स्वर्ण मंदिर आप देखते हैं उसका निर्माण प्रारंभ इन्होंने कराया था। इनका काम है अमृतसर, और जब अमृतसर दिमाग में आएगा तो आपको क्या आएगा दिमाग में यार, कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण चालू किया इन्होंने, है ना। जो आपके नाम क्या है इनके, रामदास, कौन, रामदास, है ना। अर्जुन देव जिसको जहांगीर ने फांसी पर चढ़ाया था, इन्होंने आदि ग्रंथ, है ना, आदि ग्रंथ का रचना किया अर्जुन देव ने, और वो गोल्डन टेम्पल का निर्माण पूरे थे, इसका नाम है इनका रखिएगा आदि ग्रंथ। क्लियर हुआ, चलिए आगे। हरगोविंद आएंगे जिन्होंने सिख कम्युनिटी को एक तरह से लड़ने वाला मिलिट्री कम्युनिटी के लिए कैसा बनाया, और उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया, अमृतसर शहर को पूरा घेरा, है ना, जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ इन्होंने लड़ा। तो अब देखिए, गुरु अर्जुन देव जिनको जहांगीर ने फांसी पर चढ़ाया, गुरु अर्जुन देव जिनको जहांगीर ने फांसी पर चढ़ाया। हर आएगा, महत्वपूर्ण नहीं है ना, हर किसान महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जिन्होंने आनंदपुर साहिब का स्थापना किया, जिसको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया, औरंगजेब ने जिनको मरवाया, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर, है ना, अर्जुन देव तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पटना में हुआ, खालसा पंथ का स्थापना किया 1699 में, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया, पाहुल का मतलब इन्होंने स्टार्ट किया, है ना। तो ये ध्यान रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लिखा, तो ये आपको ध्यान है, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण इन्होंने किया, है ना। 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया, पटना में जन्मे, अंतिम गुरु 10वें गुरु, खत्म, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। तो यही सवाल हमारा था कि गुरुमुखी लिपि किसने लिखा, तो अंगद देव, खत्म। अर्जुन देव क्या है, गुरु अर्जुन देव क्या है, गुरु अर्जुन देव जिनको जहांगीर ने एग्जीक्यूट करवाया, आदि ग्रंथ का रचना किया, गुरु नानक स्थापना, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ, खत्म। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या था हमारा, हाँ, गुरु अंगद देव, है ना, गुरु अंगद देव। चलिए गुरुमुखी लिपि, आगे चलते हैं। कॉमन स्टेट रिक्वायर रिकॉग्निशन ऑफ एनी किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, नेशनल पार्टी बनना है ना, तो क्या कम से कम 4 स्टेट का मान्यता चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर देखिए, हाँ, कोई भी पार्टी, जैसे कि अब आम आदमी पार्टी ले लीजिए, है ना, जैसे जितने भी पार्टी हैं तो पहले तो स्टेट में रहते हैं, रीजनल पार्टी के रूप में वो स्थापित होते हैं, उसका एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन यहां पे पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्राइटेरिया भैया कि पहले तो बाबू देखो 2% सीट लोकसभा में लाओ। लोकसभा का कितना है, 552, हाईएस्ट मैक्सिमम 552 का 2% लगभग 11 सीट कम से कम आपको लाना है। कम जब भी इलेक्शन लोकसभा का, तो 11 सीट आपको लाना है एटलीस्ट 3 स्टेट से, कम से कम आपने लड़ा, और 3 स्टेट को मिला के, 3 स्टेट, कोई स्टेट में 4, कोई में 3, कोई में 5, ऐसे करके 11 सीट कम से कम तो पहले आना चाहिए, ये क्राइटेरिया हुआ, है ना। और 4 राज्य जो है ना वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये पार्टी है। 4 राज्य के द्वारा आपको कम से कम रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता लेना पड़ेगा, तो वही सवाल पूछा था। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा है आपको कि जो भी लोकसभा का चुनाव होगा उसका 6% टोटल वोट लाना चाहिए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे आप,
6% ऑफ टोटल वोट। वैलिड वोट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट आपको लाना है, तभी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, अदरवाइज नो। प्रथम सहकारी आंदोलन, देखिए सवाल है, पहला कोऑपरेटिव मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो कृषि के क्षेत्र में हुआ था, है ना। फर्स्ट एग्रीकल्चर जो आपके जैसे कोऑपरेटिव क्या होता है, लोगों का ग्रुप जो एक पार्टिकुलर काम के लिए, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रुप बना के पैसा जमा करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए, है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं ना, वो किसी और के लिए नहीं होता है, पब्लिक्स के लिए नहीं होता है, पार्टिकुलर लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और पार्टिकुलर जैसे कि आप गांव में देखते होंगे, गांव में अलग अलग चलता रहता कमेटी टाइप का होता है ना, जिसमें लोग पैसा जमा कर 10-20 लोग मिलते हैं, फिर 10-20 लोग वही लोग पैसा उठाते हैं, वही लोग ही भरते हैं। तो वो उसी तरह का कोऑपरेटिव आपका सोसाइटी होता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट पहली बार कृषि के क्षेत्र में चलाया गया था 1904 से 1911 के बीच में। फर्स्ट फेज ये कौन सा है, ये द फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में स्टार्ट हुआ था, और भी एग्रीकल्चर लोन की रिगार्डिंग हुआ था। फिर 1912 के आसपास में हुआ, दिस द सेकंड फेज। चलिए ये तो चलिए ठीक है, दोबारा नहीं आएगा। अब कोऑपरेटिव की बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 97 अमेंडमेंट 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011 ने एक भाग डाल दिया 9 के बी में, आर्टिकल 243 के ZH से लेके ZT तक। क्या डाल दिया, सहकारी समितियां, मैं हिंदी लिख दूं, सहकारी समितियां। ओके, ये डाला 9 के बी में, 243 के ZH से ZT तक आर्टिकल पूछ सकता है, संविधान संशोधन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। और इसने और भी चीज डाला, ये तो डाला ही, आर्टिकल 19 के 1 के, अच्छा आर्टिकल 19 के 1 में ABCDEFGH तक, है ना, F खत्म कर दिया गया, G तक है। तो ये जो आप देख रहे हैं 19 के 1 में आपको संघ और सहकारी समितियां बनाने का कहां पे आपको ऑप्शन मिलता है, कहां पे मिलता है बताइए, सी में। कहां मिलेगा, सी में। पहला क्या है, बोलने का, शांतिपूर्वक से है बोलने का। फिर सेकंड में सम्मेलन सभा है, और सी में आपका क्या है, संघ बनाने का। डी में कहा, घूमने का। ई में क्या है, बस जाने का। एफ में क्या, प्रॉपर्टी था खत्म करे। जी में क्या आपका है, व्यापार करने का। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये 19 के 1 के सी में सहकारी समिति वर्ड को ऐड करवाया, ये 97th अमेंडमेंट 2011 ने। क्लियर है। और क्या किया कि प्रोमोटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जो आपके सहकारी समितियां हैं उनका प्रमोशन करना, ये राज्यों का कर्तव्य होगा। राज्यों का मतलब DPSP में डाला गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति तत्वों में डाला गया। और ये आर्टिकल 43 का बी में, कहां है, 43 का बी में। तो इतने सारे आर्टिकल्स आपको डाले गए 97 अमेंडमेंट 2011 के थ्रू, और किसके लिए डाले गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नींबू बाजगो नामक बांध किस नदी पे है, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख वाला क्षेत्र में नींबू बाजगो नामक बांध आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब ध्यान रखना है, कोयना महाराष्ट्र में है, पेरियार आपका केरला में है ना। यहाँ पे इडुक्की आपको देखने को मिलेगा, है ना। पेरियार में इडुक्की बांध देखें, इडुक्की। अब सब बांध याद कराते हैं आपको, ठीक है ना। सब बांध हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। मैंने बताया था कल के क्लास में, मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लूं, ग्रीन और थोड़ा सा मोटाई, ठीक है। जायका बाड़ी, कल हम बताए थे आप लोगों को, गोदावरी, है ना। जायका बाड़ी बांध गोदावरी नदी पे है। ओके, मेट्टूर है, कलंगी है, शिव समुद्रम है ना। मेट्टूर, कलंगी, शिव समुद्रम, ये सारे बांध आपके कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, है ना, ताल कावेरी से निकलता है, ये हुआ।
और अगर हम बात करेंगे सतलज नदी की बात करते हैं, ठीक है, सतलज नदी की बात करते हैं, है ना। नाफता झाखरी, नाफता झाखरी, जाखरी, नाम अलग तरह का है ना। नापता झाकरी हो जाएगा। फिर आपका और सतलज में कौन कौन सा है, हाँ इंदिरा गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी होगा, हाँ इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी, हाँ ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी सागर, है ना। ये सारे कहाँ सतलज नदी पे है ना। चेनाव पे दुलहस्ती है, सलाल है। देखिए मेन मैंने लिखा, ठीक है, मेन लिखा है। चेनाव पे है, पोंग बांध ब्यास नदी पे है, हीराकुंड सबको पता है महानदी पे, है ना। और टेहरी डैम आपका भागीरथी नदी पे है। तो वो सब तो लिखनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि नहीं ये नॉर्मल है वो सबको याद होगा। हाँ, रंजीत सागर एक आपको आता है, रंजीत सागर रावी नदी पर, नाम से लग रहा है पंजाब तरफ का, है ना, तो रावी नदी पे। ओके, तो जितने भी कहने का मतलब जो आपका लग रहा था कि मुझे नहीं इसको करवाना चाहिए, तो मैंने यहां पे करवा दिया है। आगे चलते हैं, है ना। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी का मतलब तो किसी वस्तु का कीमत बढ़ना, किसी वस्तु का कीमत बढ़ गया है तो पहला बात तो वस्तु के मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा। मतलब जो सामान पहले 5 रुपया मिल रहा था अब 10 रुपया मिल रहा था, मुद्रा का वैल्यू तो ऐसे गिर गया ना भाई, अब 10 में वो सामान मिल रहा है और वस्तु का मूल्य तो बढ़ा ही है, तो ये आपका ये हो जाएगा। सिंपल सवाल था, कोई बहुत ऐसा नहीं है। इसमें से कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पार्टी का स्थापना नहीं किया। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लोग मारेंगे कि नहीं ये तो स्थापना मतलब सॉरी नहीं किया गया था, तो इसमें लोग ज्यादातर समता सैनिक दल मारेंगे, अरे सैनिक दल नहीं होगा, रिपब्लिक, ऊपर वाला को तो नहीं, तुम बनाया ही गया, दलित समाज के लिए उन्होंने काम किया था। हाँ, बट ध्यान रखिएगा ये आंसर ही, इसमें आंसर यही होगा, इसका स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया था। समझ बात को। तो पहला बात, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया अखिल भारतीय दलित क्लास जो मतलब जो डिप्रेशन फेडरेशन था वो 1920 में इन्होंने स्थापना किया, है ना। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनके द्वारा ही निर्माण किया गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में। ओके, इंडिपेंडेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, स्वतंत्र मजदूर जो सम देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ना, इंडिपेंडेंट जो 1936 में, ठीक है 1936 में होगा, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इन्होंने स्थापना किया, है ना, इसको ध्यान में रखना। फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन्होंने किया, अनुसूचित जाति संघ परिसंघ, ठीक है, अनुसूचित जाति परिसंघ 1942 में, 1942 में। ओके, तो ये सारे आप देख सकते हैं पार्टी इनके द्वारा स्थापना किया गया, है ना। अच्छा, हरिजन संघ आएगा तो वो गांधी जी 1932 में आएंगे, ध्यान रखिएगा, हरिजन संघ गांधी जी हैं 1932 में, वो ध्यान में। समता सैनिक दल इनके द्वारा 1924 में, ठीक है, समता सैनिक दल इनके द्वारा स्थापना किया 1924 में। ओके, ये ध्यान रखना। इनके द्वारा कुछ किताब है ना, मुक नायक जर्नल है, मतलब कहने का मतलब कि पत्रिका टाइप का, बहिष्कृत भारत, है ना, मुक नायक हो गया, बहिष्कृत भारत हो गया, समता हो गया, जनता हो गया, और ओ भाई समता हो गया। तो पूछ सकता है ना, ये सब जनरल, ये सब पत्रिकाएं किसी द्वारा चालू किया गया, तो ये आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा चालू किया गया। क्लियर है। अब आपको ध्यान में रखना है इसमें, हाँ, इसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, 1923 में। मैं वो लिखता हूं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा,
1923 में। तो इतना चीज इनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा स्टार्ट किया गया। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। आगे चलेंगे। राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन, संघ बनाने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? अब इस वीडियो के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से हम लोग पूरा फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर देंगे। आपके फिंगर टिप पे याद आ जाएगा, कभी नहीं भुलाइएगा। चलिए कैसे देखते हैं, मैंने पूरा बना के लाया। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जिसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया। मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से। ध्यान रखें, मूल अधिकार हम लोगों ने अमेरिका से लिया, जो कि हम लोगों ने संविधान के भाग 3 में रखा, और अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार को हम लोगों ने अमेरिका से लिया। और मूल अधिकार जस्टिसेबल है, न्यायोचित है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको प्रदान करता है, प्रदत्त करता है, इसका रक्षक है। आपातकाल के समय आपको ये इसको सस्पेंड भी किया सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकते। पूछ देगा कि कौन सा मूल अधिकार है, कौन सा आर्टिकल है जिसको इमरजेंसी के समय में सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21, वो ध्यान रखिए। तो ये 20 से 21 मैंने लिख दिया। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को मिलेगा, वो है 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, है ना। ऐसे 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आपके अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा, केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। ठीक है, अरे ओके, कहां चला गया? चलिए कोई बात नहीं। 15 भाई एक सेकेंड, 16, 19, 29, 30 डिलीट हो गया। ठीक है, ठीक है, भारतीय नागरिकों को मिलेगा 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, इतना ध्यान हो गया। तो फंडामेंटल राइट की शुरुआत करेंगे तो 12 अनुच्छेद 12 से करेंगे। अनुच्छेद 12 से करेंगे। 12 में कहता है राज्य की परिभाषा, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा। तो राज्य को ऑर्डर दिया, राज्य को रोका जा रहा है कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो राज्य कौन है? राज्य में कौन कौन होगा? राज्य में सारे गवर्नमेंट के संस्थान आ जाएंगे, है ना, एवरीथिंग। आप उसको बहुत डिटेल से पढ़ेगा तो पता चलेगा। राज्य की परिभाषा क्लियर। 13 में है मौलिक अधिकार के असंगत। अब उसने बोला, पहले आपको वार्न कर दिया। आर्टिकल 12 में तो बता दिया कि तो राज्य कौन है, और आर्टिकल 13 में पहले ही वार्न कर दिया कि इस मौलिक अधिकार में जितने भी आर्टिकल्स है ना, इसके विरुद्ध कानून नहीं बन सकता। कोई भी कानून बनाओ, तुम जितना कानून बनाना है कानून बनाओ, जो करना है जो करो, लेकिन इस मौलिक अधिकार को कम करना, इस मौलिक अधिकार को खत्म करना, ऐसा कोई कानून रहेगा तो कानून जीरो मान लिया जाएगा, वो कानून ही खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो कानून को ही खत्म किया था। मूल अधिकार के असंगत कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 13 कहता है। 13 में फेरा है भाई, 13 में फेरा है। तो 12, 13 कंप्लीट हो गया, है ना। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। दिस 6 मौलिक अधिकार: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, संवैधानिक उपचार। सा धा सा देखिए, सा याद रहेगा। समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, शिक्षा संस्कृति और संवैधानिक उपचार। ओके, तो आर्टिकल्स कैसे याद रखना? 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32। देखिए कैसे याद करना है। देखिए यहां देखिए 14 से 18, ओके, 19 से 22, 23, 24, फिर यहां पे देखिए, यहां पे 1 का गैप है, यहां पे 3 का गैप है, यहां पे 1 का गैप है, यहां पे 9। तो ऐसे ध्यान में रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना। 4313, 4313, सॉरी, ठीक है, 4313। तो 14 से 18, 19 से 22, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 18। 14 से 18 समता का अधिकार। समता मतलब इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। मतलब 14 कहता है कि कोई भी कानून के खिलाफ, कानून के समान, कानून के समक्ष सब समान है। किसी के लिए कानून ऐसा नहीं कि कोई अगर बड़ा आदमी है, कोई पीएम है, ऐसा है तो उसके लिए कानून कम होगा, नहीं। सबके लिए विधि के समक्ष, कानून के सामने सब कोई बराबर।
आर्टिकल 14। 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, स्थान ये सब के आधार पे राज्य भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा नहीं कहेगी कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुमको तुम्हारा जन्म स्थान यहाँ है तो ये नहीं करने देंगे, वो नहीं कर देंगे। तो वो आर्टिकल 15 से बताता है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी जो जॉब है, लोक नियोजन है, उनमें अफसर की क्षमता सबको बराबर मिलना चाहिए, उस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 17 में खतरा छुआछूत का अंत कराता है। 18 उपाधियों का अंत कराता है। 14 कानून के समक्ष समान है, और समान करना है तो धर्म जाति के अकॉर्डिंग भी कर दीजिए। 16 में और समान करना तो नौकरी सबको दीजिए। 17 में क्या है, छुआछूत खत्म करिए। 18 क्या, उपाधि, कोई टाइटल नहीं, राजा महाराजा ये सब टाइटल नहीं होगा। 14, 15, 16, 17, 18 है ना। डिटेल में आगे जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 में कहता है बोलने का और एक्सप्रेस करने का, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 को दे दिया है, 6 तरह का दे दिया है। और 6 क्या, 19 के 1 के ए में, 19 के 1 के ए में आपको इतने सारे, ये आर्टिकल 19 का 1 है जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 के 1 के ए बी सी डी, तो कभी कंफ्यूजन है 19 का 2 दे देता हूं, ये नहीं मार दीजिएगा। कभी अगर आपको लिख दे कि 19 के 2 में क्या है तो आप लोग तो जोश जोश में ये नहीं कर दीजिएगा ये 2 में तो ये वाला होगा, सभा वाला। नहीं 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 नहीं, वो 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 जो है हमारे सारे अधिकार के ऊपर क्या लगाता है, रोक लगाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो कभी भी ऐसा नहीं करना। 19 का 1 लिखा है तो 1 लिखा है, 19 के 1 का ए लिखा है तो ए लिखा है। 19 के 1 का ए कहता है कि बोलने का, आप बोल सकते हैं, कहीं भी स्पीच दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि वो स्पीच आपके देश की अखंडता ये सबको नहीं ये करे, पब्लिक को ना भड़काए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर करिए तो आर्टिकल 19 के 2 के तहत रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। चलिए वो अलग चीज है। बोलिएगा तो क्या होगा, सभा लग जाएगा। बोलिएगा तो क्या होगा, सभा लग जाएगा, सभा लग जाएगा। तो बी में सभा लगा दीजिए, सम्मेलन कर दीजिए। सी क्या, अब सभा लग गया, सम्मेलन लग गया, आपके सपोर्टर्स आ गए तो पार्टी बनाना पड़ेगा। सी में संघ बना लीजिए, संघ बना लीजिए, सहकारी समितियां बना लीजिए सी में। अब सभा लग गया, आपने बोला क्या हुआ, सभा लगा, सभा लगा तो आपने क्या बनाया, संघ बनाया। अब प्रचार प्रसार करना पड़ेगा ना संघ का, डी में घूमने। अब भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने का अलग, लेकिन इसके लिखा हुआ है कि आप भारत में कहीं भी अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं। ठीक है, अब घूम लेंगे तो क्या करिएगा, हो सकता है आपको पसंद आ जाए मुंबई में आराम करना, मुंबई में ऑफिस खोलना है, तो बसने का अधिकार है ना, बसने का अधिकार। आप हो सकता है आपका मन होगा कि हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, प्रॉपर्टी खरीद ले मुंबई में, तो कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अलग बात है। लेकिन यहां पे जो पहले था ना, एफ था 19 का 1 का एफ था, उसमें लिखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसको हटा दिया गया। उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू हटा के आर्टिकल 300 में भेज दिया, 300 के 1 में भेज दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। तो एफ को याद नहीं रखना। लेकिन जी में क्या है, व्यापार, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो क्या बोले, सभा लगा, संघ बना, घूमे, घूमने के बाद बस गए, बसने के बाद आप व्यापार किए, ABCD है ना 19 के में। अब ओवरऑल 19 क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता। अगर आपने बोला, कुछ गलत निकल गया, अपराध हो गया, तो 20 में क्या है, अपराध के 2 स्थिति। अगर आप अपराध करते हैं, अगर आपने कोई अपराध किया तो उसके रिगार्डिंग आपको संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं आपको पकड़ के ले चल जाएगा तो आपको तुरंत मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, है ना। आपके एक काम के लिए 2 बार सजा आपको नहीं मिलेगा, है ना। 2 मर्डर के लिए नहीं कि एक मर्डर का 10 साल है तो 2 मर्डर का 20 साल, ऐसा नहीं, डबल जेओपार्डी नहीं हो सकता। आपको आपके खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया सकता। ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ। ठीक है, आपने बोला 19 में टोटल रूप से अपराध हो गया। अपराध में क्या किया, आपने किसी का प्राण ले लिया। तो 21 में है प्राण एवं दैहिक। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत बड़ा आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है। उसमें बहुत तरह के राइट टू प्राइवेसी है, दुनिया भर की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये पूरा जीवन जीने का ये स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 का ए में आपको और में मिलता है। आर्टिकल 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो अधिकार देने का है वो आर्टिकल 21 का ए में ही मिलता है, तो वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्राण लिया तो गिरफ्तार हो जाइएगा। तो 22 में आप गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको कोई गिरफ्तार कर लिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे गिरफ्तार किया आपने,
किस बेस पे गिरफ्तार किया आपने, और आपको अगर आपको गिरफ्तार किया तो उस समय जो भी लॉज हैं बने हुए उस लॉज के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा सजा। ये नहीं कि नया लॉ बना देंगे उस पर दे देंगे सजा। तो वो सब चीजें 22 में। 19 में बोला, 20 में अपराध हो गया, अपराध किया, वो प्राण ले लिया, 22 में क्या गिरफ्तार हो गया, कंप्लीट यहां तक। 23 और 24 है शोषण का विरोध अधिकार, शोषण कर लिया। 23 में कल मैंने बताया था फोर्स लेबर नहीं कर सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मतलब लोगों को बेच बाच नहीं सकते हैं ना, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। और 24 में बाल श्रम, बच्चों से काम नहीं कर सकते। 23-24 तो याद है, बीबी है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि 25 में आप कोई भी धर्म को मानिए, प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 26 कहता है कि प्रबंध करिए, पर आपने कोई धर्म को माना है, प्रचार किया है, तो आपको कोई भी धर्म का प्रबंध करने का आपको छूट है, कोई बोलेगा नहीं। 27 प्रबंध करिएगा तो पैसा कलेक्शन होगा, है ना, मैनेजमेंट करने में पैसा चाहिए, पैसा कलेक्शन होता है, चंदा वंदा आता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेट द्वारा, राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा, तो मीन्स स्टेट में तो वही हुआ, राज्य के द्वारा कोई अगर स्कूल है, कोई अगर वहां पे राज्य के द्वारा फंडिंग चल रहा है, मतलब राज्य के पूरा द्वारा ही चालू है स्कूल है, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 28 का था। क्या कहता, आर्टिकल 28 का था। तो याद हो गया हमारा। 25 में प्रचार करिए, प्रबंध करिए, करों में छूट मिलेगा, धार्मिक शिक्षा। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 शिक्षा एवं संस्कृति लिखा, मतलब संस्कृति, अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब्स एरिया है, उनके संस्कृति को लेकर, उनके लिपि, उनके भाषा, उनका कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने की बात करता है। तो आर्टिकल 29 कहता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संरक्षण। जो धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब कहने के मतलब धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है और भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक है, उनके संरक्षण की बात करता है। उनके संरक्षण की, उनके भाषा, उनकी लिपि, उनको संरक्षण प्रदान करे, उनको सरकार ऐसा व्यवस्था करे, सरकार ऐसा नियम बनाए कि उन अल्पसंख्यकों का, उन जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, भाषाई रूप से जिनका बोलने वाला कम है, तो उन लोगों का कल्याण हो। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थान, मतलब जैसे मदरसा आप देखते हैं ना, आर्टिकल 30 वही कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक वो शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकेंगे, है ना, वो ऐसा कर सकेंगे आर्टिकल 30 में। अब आर्टिकल 32 सबको पता है, संवैधानिक, ये तो संविधान की आत्मा है, ये संविधान की आत्मा है कि अगर कोई अधिकार नहीं मिलेगा आपको, इसमें से कोई अधिकार नहीं मिलेगा, तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करिएगा और बोलिएगा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां जा रहे हैं हम? सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है आर्टिकल 32 के थ्रू, और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मैं ये भी लिख दूंगा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई अधिकार ने रिट जारी करता। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू रिट जारी करता है। रिट जारी करने मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है, इस तरह से देखिए, अब 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? बंदी प्रत्यक्षकरण। अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है तो 24 आवर, विदिन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, नहीं तो बंदी प्रत्यक्षकरण रिट जारी कर देगा। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको बोला कि आप उसको जल्दी से पेश करो, तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षकरण, तो सशरीर उपस्थित करिए जिसको आपने गिरफ्तार किया। परम आदेश में तो हम आदेश देते हैं भैया, हम आदेश देते हैं कि देखो ऐसा है कि वो जो कोई भी अगर सरकारी ऑफिसर्स अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई भी पब्लिक बॉडी है, कोई कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको काम करने के लिए आदेश देता है। वी कमांड कि आप करो काम। आप क्यों नहीं कर रहे हो काम? आपका काम करना है। प्रतिषेध, आपको प्रोविजन मतलब कहने का रोक लगा रहा है ना। कोई अगर नीचे वाला कोर्ट है जो अपने एरिया से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको रोक लगा रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है। उत्प्रेषण, सर ट्रिगर बोलते हैं, मतलब भेजो। अगर तुमसे संभल नहीं रहा है कोई केस, हाई कोर्ट से कोई केस नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट बुला लेता है कि हमको दे दो। उसके नीचे वाला कोर्ट से नहीं संभल रहा तो अपने मतलब जब इनकैपेबल हो जाए ना, तब अधिकार परीक्षा वही हुआ कि कोई आदमी किसी पोस्ट पे किस हैसियत से बैठा है, क्या क्वालिफिकेशन से कि आप इस पोस्ट पे बैठे हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये इस पोस्ट पे नहीं सही है, इस पोस्ट पे फर्जी तरीके से है, तो अधिकार परीक्षा। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं सवाल आएगा आराम से, ये आर्टिकल से समझिए तो कोई भी सवाल बना दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। लंबा थोड़ा वीडियो होता है बट आप चीजों को समझिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। ओजोन होल, ओजोन परत सबको पता है कि ओजोन परत जो है वो आपका बेसिकली क्या है? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल। तो आधा 10% आपका
क्षोभ मंडल में और 90% समताप मंडल में एक लेयर है, एक लेयर है O3 का, ओजोन का, ऑक्सीजन का तीसरा रूप है O3। ये सूर्य से आए अल्ट्रावायलेट रे को रिफ्लेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करता है। तो ये ओजोन परत में छेद का मतलब हुआ कि मोटाई कम रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का मोटाई जो है ना कम रहा है, उसे छेद का मतलब छेद हो गया, ऐसा नहीं। ओजोन परत में, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ये होता है। ओजोन लेयर का मोटाई को नापने का यूनिट है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई, उस लेयर को नापने का यूनिट क्या है? डॉप्सन है। डॉप्सन यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने है ना, ट्रोपोस्फेयर है, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, जहां पे आपके सारे यान उड़ते हैं। जगह सवाल एग्जाम में अगर आएगा ना कि जो आपके हवाई जहाज ये सब कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल आंसर करेगा। समताप मंडल ही देता है, हालांकि उतना ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, लोग बचाते हैं, जो भी पता नहीं क्या एयरलाइंस वाले उतना ऊंचाई पे नहीं उड़ाते, नीचे उड़ाते हैं बादल के बीच में। तो जब भी सवाल आएगा कि कहाँ उड़ते, तो वो आपका ज्यादातर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, सप्ताह मंडल में। लेकिन ओजोन लेयर में जितने भी मौसम घटनाएं होंगे क्षोभ मंडल में, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। स्ट्रेटोस्फेयर में शांत रहता है, इसलिए वहां पे ओजोन मंडल है। बड़े हाई स्पीड वाले जेट एयरवेज यहीं चलते हैं, आप देख सकते हैं। यहीं पे आपका ओजोन लेयर है, यही ओजोन लेयर है ना, यही ओजोन लेयर है। ठीक है, फोरमैन द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल जिसको बोलते हैं, जो मोटाई कम ना, इसका खोज फोरमैन ने किया था। पहली बार फोरमैन ने देखा था 94, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ऊपर में आपके मध्य मंडल में मेजोस्फेयर, जहां पे मेट्योर्स आते हैं, मैं तो कहना है जो उल्का पिंड सब आते हैं। फिर ऊपर में आप देखिए कार्बन लाइन क्या है? कार्बन लाइन पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष। देखिए मतलब ये पृथ्वी का वायुमंडल यहां से हो जाएगा खत्म, यहां से पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाएगा, तभी यही तो प्रवेश करता है ना उल्का पिंड। तो ये वायुमंडल खत्म होना और अंतरिक्ष की तरफ जाना, ये बीच में जो लाइन उसका रहता है कार्बन लाइन है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर ऊपर थर्मोस्फेयर है ना, जहां पे आपके रेडियो तरंग, यहाँ पे आपको सैटेलाइट देखेंगे, रेडियो तरंग देखेंगे। फिर ऊपर बहिर्मंडल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन डे मनाया था। आपका 193 कंट्री है, आप ध्यान रखिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसके बारे में आप देख लेते हैं कि परमानेंट मेंबर आपके देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना है ना। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना, वो फार्स, ये आपके परमानेंट स्थायी सदस्य हैं, आपके यूएन के स्थायी सदस्य हैं। यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेन यूएन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो है आपका इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, बाकी ये सब इन लोग को मान्यता प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका यूएन का लैंग्वेज है। इनके 6 ऑर्गन से आप देख सकते हैं वो कि इसको हम कभी और चैप्टर आएगा ना तो उसमें हम लोग देखेंगे पूरा अच्छे तरीके से कि यूएन यूनाइटेड नेशन क्या है, उसको समझेंगे, कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या चीज़ें थी इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें पढ़ने लायक है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व के बारे में है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो देखिए आज के वीडियो में क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टाइगर रिजर्व, एक सेकंड, ठीक है, अब देखिएगा जितने भी टाइगर रिजर्व उसको कवर कर लेंगे। पहला तो यहाँ पे मिला लेते हैं, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, पेरियार तो केरला है, सिम्पलीपार उड़ीसा है, और बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर है, नागरहोले सब कर्नाटक में। अब देखिए मैं कुछ नाम लिखूंगा, वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है ना। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। टडोबा अंधेरी, ये अंधेरी, अब नाम से लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में, लेकिन यह महाराष्ट्र में है ना। ओके, बक्सा वेस्ट बंगाल, टडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पक्के टाइगर अरुणाचल प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखना है। कामलंग अरुणाचल प्रदेश में है। जो भी लिखता है उसको कॉपी, देखिए सेट प्रैक्टिस करें या प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की बात करें, सबसे अच्छा उपाय है सामने कॉपी रखा करिए और
जरूर लिखा करिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो आप हमेशा लिखा करिए। वीडियो देखने का मतलब वही होता है, अदरवाइज ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में और भी हैं, मैं यहां लिख देता हूं, उदंती, सिदंती, एक ही नाम है उदंती सिदंती, ठीक है, एक ही नाम है ये। अचना कमर, अचना कमर, देखिए ये सब कहाँ छत्तीसगढ़ में, अचना कमार है, उदंती सिदंती, ये कहाँ आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सतकोसिया उड़ीसा में है, सतकोसिया कहाँ है, उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है। काली कर्नाटक में है, यहाँ पे कर्नाटक है ना, काली, काली है, ठीक है, नागरहोल है, यहाँ पे आपने देख ही लिया है ना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये जो आपका तमिलनाडु में है ना। तो जितनी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब महत्वपूर्ण है। डाम्फा मिजोरम, वो भी मिलेगा डाम्फा, नाम दफा नहीं, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन डाम्फा जो मिजोरम में है। ओके, तो इतना टाइगर रिजर्व जो महत्वपूर्ण था मैंने करीब करीब लिख दिया। रंधारी बिजारी अभी राजस्थान में आप देख सकते हैं ना, तो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने वाला यंत्र कहलाता है आपका हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं, है ना, ये ध्यान रखना होगा। ग्रेविमीटर से ग्रेविटी मापते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते तथा उन्हें परिवर्तित, देखिए पौधा जो है ना वो नाइट्रोजन, देखिए हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे जो है नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं ले पाते। वो जब भी लेते हैं तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट मतलब NO3 के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और ये नाइट्रेट से ये चेंज कर देते हैं, अपना प्रोटीन में चेंज करते हैं, ठीक है। प्रोटीन के रूप में ही पौधे उस नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित करते हैं किसमें, तो नाइट्रेट के रूप में, और ये प्रोटीन के रूप में परिवर्तित करते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ तो शायद क्लियर दिख जाए, है ना। आजा, देखिए, ठीक है, देखिए जो अब यहाँ पे देखिए, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया नाइट्राइट में चेंज करता है, वो अमोनिया से ऑक्सीजन से मिलके इसको अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से इसको नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में चेंज करता है, जो कि आपका नाइट्रेट कौन लेता है, पौधे लेते हैं ना, और पौधे उस नाइट्रेट को लेते हैं और फिर प्रोटीन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइट होगा तो NO2, नाइट्रेट्स होगा तो NO3 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और अमोनिया NH3, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कह रहा है कि जो कोई कीट काट ले तो उससे जो खुजली होता है, लहरता है ना, वो कैसे होता है, वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड से। किसके कारण, फॉर्मिक एसिड। देखिए अब ये सब एनसीईआरटी का लाइन है भाई, एनसीईआरटी का लाइन है, कहीं अलग से नहीं आया। देखिए तो अब एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है ना, एसिड से कहां पाया था, विनेगर पाया जाता है। देखिए तो जब एसिड की बात करेंगे तो ये आपका पीएच स्केल देखने को मिलेगा। जब आपका मतलब 7 से नीचे जाएगा तो आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका बेसिक नेचर हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण याद रखना है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस का, जो हमारे पेट में जो जूस निकलता है उसका 1.2 पीएच है, लेमन जूस का 2.2 है, प्योर ब्लड का 7.4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। ये सब सवाल पूछा है एग्जाम में, ये सब मतलब सीधे लाइन बाय लाइन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या। सब तो याद नहीं रख सकते लोग, लेकिन ये जो दिया है एनसीईआरटी उसको तो याद रखेंगे, वो तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए विनेगर एसिटिक एसिड है ना, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टेटरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है ना। अब देखिए इधर खट्टा मतलब दूध है या दही है तो लैक्टिक एसिड, देखिए लैक्टिक एसिड आया। लेमन में सिट्रिक एसिड है। ऑन टेस्टिंग जो काटता है उसमें मेथनोइक एसिड पाया था। जो आपके चींटी काटेंगे उसमें मेथनोइक एसिड पाया जाएगा, है ना। मेथनोइक इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और नेटल स्टिंग एक तरह का पत्ता होता है, पत्ता पेड़ पत्ता, उसको आप टच करेगा ना तो आपका हाथ जलने लगेगा,
तो उस नेटल में भी आपके स्टिंग्स होते हैं, वो जिसमें मेथनोइक एसिड कवर करता है ना, मेथनोइक एसिड कवर करता है। सवाल देखिए, तो ये सब सवाल एनसीईआरटी डालता है, अलग से कहीं तो वो नहीं डालता उल्टा पुल्टा सवाल, मतलब ऐसे तो ये सिंपल सवाल है, बहुत रिपीटेड सवाल है। तो ध्यान में रखेंगे कौन कौन चीजें में कौन कौन से एसिड पाया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, और कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे कि आप देखते होंगे कि कैसे करके हम लोग एसिड को चेक करते हैं कि वो एसिड है या वो बेस है ना, उस इंडिकेटर को पीएच स्केल के माध्यम से। ओके, वही तरह से कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वैसे तो बहुत सारा है, मिथाइल ऑरेंज है, नेप्थलीन है ना, तो वो सारे आपके जो इंडिकेटर्स हैं जिसको मतलब अलग अलग कलर दिखाने को मिलता है ना। लेकिन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसे सूचक हैं जो अगर एसिड या बेस के संपर्क में आएंगे तो उनका जो सुगंध है ना, उनसे जो ऑर्डर निकलेगा, उनसे जो स्मेल निकलेगा उसमें चेंजिंग आएगा, वो कहलाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन कौन होते हैं? ओनियन है, वनीला है, क्लोव ऑयल मतलब क्या आपका है, लौंग है। लौंग का तेल में अगर एसिड में डालेंगे, लौंग के तेल में एसिड डालेंगे तो वही धमक रहेगा, लेकिन जब बेस में डालेंगे तो उसका धमक खत्म हो जाएगा, मतलब कि क्षार में डालेंगे सब धमक खत्म हो जाएगा। वनीला है उसमें भी सेम रहेगा और बेस में, तो कहने का मतलब कि ये ओनियन, वनीला और लौंग, ये तीनों ऐसे इंडिकेटर हैं जिसको अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो वही को वही सुगंध रहेगा, लेकिन उसको जैसे ही क्षार में डालेंगे सुगंध चेंज रहेगा। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, बाकी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। हल्दी भी आपका इंडिकेटर है, टर्मेरिक भी देखते हो आपको शर्ट पे अगर हल्दी गिर गया तो फिर बाद में धोइएगा कपड़ा तो कहीं ना कहीं वो रेड हो जाएगा, तो वो सारी चीजें याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है ना। पिरोटन द्वीप आपका कहाँ पे है? जामनगर। रामेश्वर कहाँ? तमिलनाडु में। गंगा सागर कहाँ? वेस्ट बंगाल। तो ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान मेरीन नेशनल पार्क जो आपका ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको करवा दिया, अंडमान निकोबार अच्छे तरीके से करवाया था, सारे हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा वहाँ पे बैरन आइलैंड है, नारकोंडम द्वीप है ना, हम लोगों ने देखा था कि उसमें और भी चीजें जैसे कि 10 डिग्री जो आपका लाइन है वो किस किस चीज को अलग करता है ना, तो सब कवर कर लिए है ना। आगे चलते हैं। क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध? देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या सॉरी जो मास कंजर्वेशन एनर्जी जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी जो आपका है, मास एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि ऊर्जा को ना ही नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय, ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय ना खत्म कर सकते हैं। जो ऊर्जा एक बार जो नेचुरल फॉर्म में जो दिखने को मिलता है, तो ऊर्जा को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कहता है। कहीं भी आप ऊर्जा देखिए, अगर पेट्रोल है, पेट्रोल में अगर कुछ ऊर्जा है, उसको अपने गाड़ी में डाल दिया, गाड़ी अपने चलाया तो गाड़ी से धुआं निकला, उसमें सेम अमाउंट ऑफ सेम मास सेम एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। तो ऊर्जा कहीं भी ऊर्जा का ना खत्म होता है ना ऊर्जा घटता है, ना नया बना सकते, नया भी ऊर्जा नहीं बना सकते, नया ऊर्जा बना तो इस यूनिवर्स से बाहर आपने कुछ अलग क्रिएशन कर दिया, ऊर्जा को निर्माण नहीं, जो यूनिवर्स में ऊर्जा है वही ऊर्जा। ऐसा E=mc² आपको देखने को मिलेगा, ये सेम चीज है। तो ये अगर कोई कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कर देंगे तो नियम के विरुद्ध हो गया। कौन नियम है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऐसे ऑप्शन में आंसर दे दिया था। ये देखिए बताया था कि भाई भूमध्य रेखा कहां से पार होता है? इक्वाडोर, बताया था, इकोबरा, जी के जू की सो, ट्रिक बताया था ना। ओके, SBI सुमात्रा, ब्रुनोई इंडोनेशिया है, ठीक है, किरिबाती है, ओके, सेंट टॉम्स है, तो मैं सब बता चुका हूं, ये पूरा ट्रिक के अकॉर्डिंग। यहां पे कह रहा है कहां से नहीं गुजरती है। जरा देखो तो केनिया तो है, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये मैक्सिको कहां से आ गया? मैक्सिको देखिए आप, ये देखो ना, अगर मैप भी याद होगा तो मैक्सिको यहां पे आता है। देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, फिर यहाँ पे देखिए सान टॉम प्रिंस है, गैबन है, कांगो है, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सब गैबन, कांडो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, सुमात्रा, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मालदीव, ये सब किरिबाती, ये सारे हैं जो आंसर आपके 0 डिग्री इक्वेटर पास होते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर पास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला वार न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में, सबको पता है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को हमारा
नागासाकी पे बम गिराया गया, पहला लिटिल बॉय बम गिरा, दूसरा बार में फैट बॉय बम गिरा। तो ये तो खैर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए एटम बम 1945 में ओपेनहेमर के द्वारा स्थापना किया गया, सॉरी स्थापना नहीं, इन्वेंट किया गया। एटॉमिक बम का निर्माण ओपेनहाइमर ने किया। 1945 में मूवी भी आया था, बहुत ज्यादा चर्चा में था, है ना, 1945 में। ये ध्यान में रखना, ओके। और ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन, फिजन, FISS, डबल एस डिवीजन, जैसे याद रखते हैं डिवीजन में डबल, जैसे वो उसी तरह से न्यूक्लियर फिजन डिवीजन, कैसे लग रहा है ना। तो ये आपका एटम बम, हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर, ओके। ये नाभिकीय संलयन, जैसे कि आपका सूर्य काम कर रहा है ना, सूर्य काम कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन, जैसे सन चल रहा है, मतलब फ्यूजन। हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल देन एटम बम, एटम बम से 1000 गुना पावरफुल है हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम का मतलब निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था, ये ध्यान में रखना है, ओके। 1952 में किया था। और ये पूछ इसका देखिए, ये करता नाभिकीय विखंडन पर, ये करता नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये ध्यान में आपको रखना है, क्लियर है। पहली बार भारत में 18 मई 1974 को न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण राजस्थान में, स्माइलिंग बुद्धा कोड, स्माइलिंग बुद्धा कोड। फिर 1998 में, है ना, 2 बार, 1998 में होगा ओके, शक्ति 98, है ना, कोड शक्ति। देखिए ये स्माइलिंग बुद्धा कोड से पहला परमाणु परीक्षण भारत में राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को हुआ, और फिर दोबारा मई में हुआ, लेकिन 11 और 13 2 दिन हुए, 11 और 13 मई 1998 को शक्ति 98 कोड से दूसरा परीक्षण हुआ, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम गिराया गया था, लिटिल बॉय बम गिराया था हिरोशिमा पे, जापान पे। याद रखना कैसे, हीना, पहले कहां गिरा, हीना, हिरोशिमा, फिर नागासाकी। ये 6 अगस्त, ये 9 अगस्त, पहले लिटिल बॉय फिर फैट बॉय। गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा पाली थी, है ना, गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए वो पाली में दिए। बंगाल विभाजन को किसने रचा था, बंगाल विभाजन अगर बात करेंगे तो नाम आएगा पहले भाई कर्जन। ये कर्जन जो है ना, इसने 20 जुलाई को 1905 को कहा कि हम बंगाल को विभाजन कर देंगे, और 16 अक्टूबर को इसने विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में। शोक मनाया गया, स्वदेशी आंदोलन हुआ, ये सब चीजें, बॉयकॉट्स हुआ। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया। अभी लॉर्ड कर्जन के बारे में और बताते हैं। पुलिस कमिश्नर के समय, इसके समय क्या आया, पुलिस आयोग 1902 में। ओके, 1902 में एंड्रू फेजर की अध्यक्षता में, एंड्रू फेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में आया। यूनिवर्सिटी एक्ट आया, पहले यूनिवर्सिटी कमीशन आएगा 1902 में, यूनिवर्सिटी एक्ट आएगा। ये सब मतलब ये सब इसके कर्जन के समय में हुआ थे, कि ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में, तो वो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बात करेंगे, तो ये जो है इन्होंने बंगाल विभाजन को 1912 में रद्द कर दिया, ठीक है, सॉरी 1911 में रद्द कर दिया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड भी था। और 1910 में जॉर्ज पंचम, बहुत ज्यादा यहाँ पे पटाखे छूट रहे हैं, है ना, जॉर्ज पंचम 1910 में 1910 में, ठीक है, ये जब वहां के महाराज बनते हैं तो इनके लिए दरबार आयोजित होता है दिल्ली में दरबार 12 सितंबर 1911 को।
और इन्हीं के ऑर्डर पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग को, क्लियर है। और 1912 में ही दिल्ली जो राजधानी आपका कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ, ये भी इनके समय में हुआ, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, क्लियर है। चलते हैं आगे। पहली बार देखिए राष्ट्रीय आय को पहली बार अगर किन्होंने कैलकुलेट किया वो दादा भाई नौरोजी किया था उन्होंने। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपीज, सॉरी हाँ, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय था वो 20 रुपये की निर्धारित किया था उन्होंने। अब देखिए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1867 लंदन में। इन्होंने किताब लिखा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने बुक लिखा जिसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत बताया, कैसे भारत से पैसा जा रहा है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी बताया इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला कोई अगर भारतीय जिनको हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब एमपी बने इंग्लैंड में, पहला कोई भारतीय हो तो वो आपके हैं ये, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हैं, जो 1892 में सांसद के रूप में चुने गए हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब वहां के लोकसभा में। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 3 बार, 86 कलकत्ता अधिवेशन है ना, फिर देखिए 1893 लाहौर, 1906 आपका कलकत्ता। 3 बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, इसे याद रखिएगा। इन्होंने रहनुमाई मजदान सभा का स्थापना किया पारसियों के अपलिफ्टमेंट के लिए, पारसी धर्म के लोग जो हैं उनके भलाई के लिए रहनुमाई मजदान सभा का स्थापना 1851 में किया और एक न्यूज़पेपर भी चलाया उसी के लिए, रास गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में पहली बार पर कैपिटा इनकम 20 रुपया कैलकुलेट किया। तो दादा भाई नौरोजी से सवाल आएगा तो नहीं बना दीजिएगा, कहीं से छूटने वाला सवाल है, यही सवाल है। हाँ, एनी बेसेंट 2 इनका पत्रिका है, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। होम रूल लीग का स्थापना इन्होंने किया है ना, ये भी ध्यान देखिए। एनी बेसेंट ने बोला था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हुआ तो उन्होंने बोला था इंग्लैंड नीड इज इंडिया अपॉर्चुनिटी, इंग्लैंड को जरूरत है भारत के अवसरों का, भारत के अपॉर्चुनिटी का जरूरत है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बोला था इन्होंने। तो पूछ सकता है इंग्लैंड नीड इज इंडिया अपॉर्चुनिटी, अगर इंग्लैंड को जरूरत है तुम्हारा तो भारत को भी अपॉर्चुनिटी है, भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो आपसे डिमांड करे कि हमारा वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करे तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम भी अपने लिए कुछ मांग करें। ये इनका कथन था और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए एनी बेसेंट का कथन था, समझे बात को, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे चलते हैं। बोलते था फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये पश्तून अफगान थे और ये इन्हें फ्रंटियर सीमांत गांधी बोला गया। इन्होंने रेड कुर्ती मूवमेंट भी चालू किया इन्होंने, ठीक है, खुदाई खिदमतगार करके एक मतलब ये कहने का मतलब कि आंदोलन भी चालू किया, खुदाई खिदमतगार और क्या मैंने बोला, रेड कुर्ती मूवमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी आए तो बना दीजिए, ठीक है। जैसे बिहार, अब ये सब नाम है, जैसे बिहार केसरी बोले श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति बोलेगा तो अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएंगे, है ना। आजाद शत्रु या देश रत्न बोलेंगे तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, लोक नायक प्रकाश नारायण हो जाएंगे। तो ये तो याद रखना, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है ना कि प्रेसिडेंट का ताकत, देखिए आप देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाएगा और उसका काम है भैया एडवाइस देना, किसको, प्रेसिडेंट को, है ना। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे तो क्या वो एडवाइस बाध्यकारी होगा, क्या वो एडवाइस बाध्यकारी होगा, ऐसी बात है, बताइए। क्या जब स्टार्टिंग में देखिए, अगर मैं यहाँ पे शायद लगाया वो स्लाइड यहाँ पे, आई थिंक नहीं है, ठीक है, चलिए ओके। तो क्या जो एडवाइस हम प्रेसिडेंट को देंगे क्या उस प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि मानना ही पड़ेगा, अगर हमने एडवाइस दे दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये 42nd में बोला गया, लेकिन 44वां आया ना तो बोला नहीं, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि एडवाइस सही नहीं है, ये काम नहीं करने लायक है, तो एक बार, मात्र एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये है कि रिकंसिडरेशन को मात्र एक बार भेज सकते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू हुआ, बाध्यकारी का बनाया गया 42वां के थ्रू, क्लियर है।
सवाल ऐसे आएगा एग्जाम में, ठीक है, फंसना नहीं है ना। ये स्रोत है आपके, कहाँ से क्या क्या लिया गया है ना, वो आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से देख लीजिए। ओके, महत्वपूर्ण क्या, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार हमने लिया है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने इम्पीचमेंट लिया, जो आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं ना। जुडिशियल रिव्यू, न्यायपूर्ण अवलोकन लिया हमने, है ना। महाभियोग भी हमने अमेरिका से लिया। हमने ब्रिटेन से क्या लिया, आपका एकल नागरिकता लिया हमने, संसदीय शासन लिया, विधिक शासन लिया, है ना। हमने आयरलैंड से तो आपको सबको डीपीएस भी हम लोगों ने लिया है, डीपीएस भी लिया। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी हम सिस्टम हम लोगों ने सीखा। और राज्यसभा में जो लोगों को नॉमिनेट करते हैं ना, कैसे 12 लोगों को, वो भी हमने कहाँ सीखा, आयरलैंड से ही सीखा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संबंधित सूची हमने लिया, ट्रेड लिया, है ना। और रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिया और पंचवर्षीय योजना लिया, ये सब चीज़ें। और दक्षिण अमेरिका से हम लोगों ने संविधान संशोधन करना सीखा। राज्यसभा के सदस्यों का देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट करना बिना चुनाव के, वो हमने आयरलैंड से सीखा। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करवाना, ये हमने सीखा दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया। फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया। और ये जो शब्द देख रहे हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया कहाँ से, फ्रांस के संविधान से। और जर्मनी से मूल अधिकार को जो सस्पेंड करते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो कहाँ चला गया। सर क्रीक रेखा विवाद है, जो एक गलियारा है, पानी का गलियारा है ना, इसके ऊपर हमेशा विवाद होते रहता है। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया, ये जो ग्रीन वाला वो कहता पाकिस्तान की मेरा है, यहाँ तक मेरा एरिया, इंडिया कहता यहाँ तक मेरा एरिया। इस सर क्रीक विवाद, वाटर वारे, पानी के इस गलियारे को लेकर लड़ाई है, ठीक है, पानी को लेकर लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंस है ना बहुत इस पानी का। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा। देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो आपको केरला का दिखे, 1084 महिलाएं प्रति 1000 मैन, ठीक है, 1084, ये आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका सबसे ज़्यादा केरला का, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरला का है। सबसे कम आपका हरियाणा में है। अगर हम बात करें राज्य में, तो सबसे कम हरियाणा में 879। और अगर हम यूटी की बात करेंगे, सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का आपका लिंगानुपात सबसे कम है, वो आपका दमन है। कौन है, दमन है, 618। ओके, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, 382 है पूरे भारत का। सबसे ज़्यादा आपका बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिटरेसी से कम आपका, सबसे कम लिटरेसी बिहार का, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट बिहार का, है ना, ये ध्यान रखिए। सवाल पूछा चुका है ऑलरेडी बहुत बार, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है क्या, हाँ, प्रिएम्बल्स के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में सबको पता है कि देखो भाई, प्रस्तावना के आधार पर ऐसा मैंने आप नहीं कर सकते, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिएबल है, फंडामेंटल राइट्स को आप परिवर्तनीय, आप न्यायालय में लड़ सकते कि आपको ये नहीं मिल रहा, लेकिन प्रस्तावना में कुछ लिखा हुआ वो बोलिए कि हमको ये नहीं मिल रहा, ये हमारा अधिकार है, तो वो नहीं, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं थी, सही, ये तो सही हो गया। उद्देश्य का बताती है कि हाँ सही बात है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू ही शामिल किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य में यही बताया जाता है कि संविधान का क्या रूप है, संविधान क्या चाहता है और क्या स्थापित करना चाहता है, तो सही बात है। कह रहा संविधान उद्देश्य का उस स्रोतों को इंगित करते जहाँ संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। हाँ, तो बात सही है, जहाँ से पावर मिलता है उस स्रोतों को बताती है आपका, तो ये कहीं ना कहीं तीनों आपका सही है, तीनों सही है, क्या आपका, तीनों सही है, ठीक है। सभी न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, पहला बात। उन उद्देश्यों को बताते हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है, सही बात। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करते जहां संविधान अपना प्राधिकार, हाँ तो वही बात है, कहता है ना, हम भारत के लोग, मतलब सोर्स ऑफ पावर भारत की जनता है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान में रखना कि उद्देश्य का हमने यहाँ पे क्यों डाला, ऐसे नहीं कि कुछ मैंने वह डाल दिया, ऐसा नहीं। 3 तरह के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और कितना तरह के न्याय, 3 तरह के न्याय। कितना तरह पूछेगा ना, हमारे प्रस्तावना में कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है, तो क्या बोलेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 स्वतंत्रता दिया है, 3 न्याय दिया है, और
दो समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, और दो बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता, दो बंधुता। तो ये सवाल पूछ देगा कि कितने तरह के न्याय की बात किया है। तीन, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की है, तो आप बोल सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और अवसर तो बोले समता बोलेगा तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये थोड़ा सा याद रखना है भाई, पूछ देगा सवाल कैसे पूछता है आपको नहीं पता, आपने पूरा प्रीवियस से सवाल देखा तो पता चलेगा। जीडीपी तो पता है कि एक देश के अंदर जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू। अगर एक फोन है, मोबाइल बन रहा है ना, तो मोबाइल का मार्केट में क्या रेट है 10,000, ये फाइनल वैल्यू कराता है। ये नहीं कि मोबाइल के अंदर चिप्स लगा है, मोबाइल के अंदर ये लगा है, मोबाइल के अंदर वो लगा है, तो बैटरी का दाम वो सब नहीं, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक अर्थव्यवस्था, एक वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो कहलाता है जीडीपी, है ना, अंतिम मूल्य। वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, ठीक है। ऑप्शन में अच्छा इंग्लिश में होगा शायद, हाँ ये द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन 1 ईयर, ठीक है। सेवाओं का अंतिम मूल्य, आप अंतिम मूल्य लिख रहे, ठीक है, अंतिम मूल्य, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप जीडीपी कैलकुलेट जब भी करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सी कितना खर्चा करा, कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई फॉर्मूला पूछ देगा एग्जाम में, फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछ देगा फॉर्मूला। आई इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कितना खर्चा कर रही है, और एक्स माइनस एम, एक्स आपका कहता है कितना एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, ये आपका दिखाता है नेट एक्सपोर्ट को बात करता है। तो जीडीपी का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा बहुत बार एसएससी के एग्जाम में। जीडीपी क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये पूछ देगा तो याद रखना है भाई। पूरा हमें इकोनॉमिक्स में यहाँ पे पीएचडी नहीं करना, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या चीजें है ना, सब कुछ ध्यान में रखना, पूछ देगा सवाल तो फंसना नहीं है। ओके, ये हमारा जीडीपी हो गया, क्लियर, ये हमारा जीडीपी हो गया कि एक राज्य मतलब एक आपके भारत की बाउंड्री के अंदर जितनी भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका अंतिम मूल्य कहलाता है आपका जीडीपी, है ना, जीडीपी ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन अगर पूरे जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब राष्ट्रीय लग गया तो खाली राष्ट्र के आदमी का पैसा होगा, मतलब ये जीडीपी तो हमने कैलकुलेट किया, उसमें ही काम कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, उसमें हम जोड़ देंगे जो हमारे भारत के लोग हैं जो बाहर में पैसा कमा रहे हैं उनको जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया एक्स, और जो बाहर के, जो विदेश के लोग भारत में कमा रहे हैं उसको घटा दिए, तो हमने घटा दिया एम। ये हमारा होता है जीएनपी। क्या होता है, जीएनपी। अब इसी जीएनपी या जीडीपी में अगर डिप्रिसिएशन अवमूल्यन घटाइएगा तो वो सीधे एन नेट निकालते जाएगा। ग्रॉस में अगर कभी भी नेट, ग्रॉस से नेट जाना है तो हमेशा डिप्रिसिएशन को माइनस करते आते हैं। ये हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलेंगे हम आगे। स्पेशल ड्रॉइंग राइट एक तरह का एसेट, एक तरह का टोकन करेंसी है, कोई पैसा नहीं है। ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक यूनिट है, ये पैसा नहीं है, ये फिजिकल पैसा नहीं है, जैसे डॉलर देखते रुपए, वैसे पैसा नहीं है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं ना, मान लो शेयर, उसी तरह का ये कि एक हिस्सा होता है जो एसडीआर खरीदेंगे, है ना, एसडीआर का वैल्यू होता है, यूनिट में वैल्यू होता है, यानी कि पैसा नहीं कि एसडीआर का वैल्यू $100 चला, नहीं, एसडीआर की संख्या होगी कि अभी इंडिया ने इतना एसडीआर खरीदा, है ना। वो एसडीआर का क्या मूल्य होता है, ये पांचों तो देख रहे हैं ना, इस पांचों 5 करेंसी, टॉप 5 करेंसीज है, ये एसडीआर में शामिल है। इनका वेटेज वैल्यू क्या है, इन सब का वैल्यू को वेटेज किया जाता है, एवरेज किया जाता है। एवरेज वेटेड वैल्यू होता है, वही एसडीआर कहलाता है, वही एसडीआर का वैल्यू होता है। और उसी वैल्यू से कितने कितने कोटा किसको किसको देना है, कितना खरीदना है, वो कहलाता है आपका एसडीआर। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मतलब विशेष आहरण अधिकार में पूछा है क्या, कौन कौन से करेंसी शामिल है, तो सब यूएस डॉलर, जापान, ब्रिटिश, चाइना, यूरो। चाइना का रेमिनबी भी होता है, रेमिनबी, युआन को रेमिनबी बोलते हैं, रेमिनबी। तो ये 5 याद रखना है ना, यही एग्जाम में पूछेगा, और कुछ अलग एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा फालतू। बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता तप्त स्थल उसको बोलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, है ना, पशु पक्षी हैं, लेकिन वो खतरा वाला एरिया, वहाँ पे खतरा हो सकता है, वहाँ पे लुप्त हो सकते हैं, ऐसा वहाँ पे कंडीशन है, वहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो आपके 5 एरिया हैं, सॉरी आपके 4 हैं भारत में,
भारत के एरिया में। एक तो वेस्टर्न घाट हो गया और श्रीलंका, है ना, एक हिमालय रीजन हो गया, ये जैव विविधता तप्त स्थल है ना, और एक इंडो बर्मा रीजन, एक सुंडालैंड, एक आपका क्या हो गया, सुंडालैंड हो गया, सुंडालैंड जो किधर। तो ये पूछ देगा ना, तो आपको बताना है ना कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है। अभी इधर देखिए पूरा, लेकिन भारत में कौन है यहाँ पे, तो भारत में कौन हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट, है ना, ये वेस्टर्न घाट। ये आपके इतने एशिया में आप देख सकते हैं तप्त स्थल आपको देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 4 देखने को मिलेगा, उसमें भारत में यहाँ पे कौन है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है, हिमालय है ना, इंडो बर्मा रीजन भी आपको देखने को मिलेगा, सुंडालैंड अलग हो जाएगा उधर इंडो से तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता तप्त स्थल। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपका है, मैं हट जाता हूँ तो आपको, ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये है आपका ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व। जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 हैं। 18 कौन कौन है भैया, देख लो, नाम देख लो, याद कर लो, है ना, ये पूछेगा एग्जाम में कौन इसमें से नहीं है, तो एक बार अगर हम दिमाग में रखेंगे तो याद होगा। ऐसा कुछ नहीं कि रटना सब हो जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनने के लिए हमें विटामिन के चाहिए, क्लोटिंग के लिए के चाहिए, और विटामिन के चाहिए, और रक्त का थक्का जमने के लिए किस तत्व का प्रयोग पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग, कैल्शियम। क्या बताएंगे, कैल्शियम बताएंगे, तो वही पूछ सकता है। बाकी सारे विटामिन हैं, विटामिन का क्या यूज है या क्या कमी है। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, अगर नहीं होता आप अंधे हो जाएंगे। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है थकावट के लिए। विटामिन डी कैल्शियम है, तो थकावट को, बीपी सबको देखेगा। विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं, आपका हेयर लॉस अगर बाल उड़ रहा है तो विटामिन ई का कमी है। फाइलोक्विन, विटामिन के को फाइलोक्विन बोलते हैं, जो आपने ब्लीडिंग गम देखा है ना, ये सब चीज देखा। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी1 थायमिन, है ना। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियोसिन, विटामिन बी5 पैंथोनिक, पैडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक, कोबालामाइन। विटामिन बी12 में आपको कोबाल्ट पाया था, कोबालामाइन बोलते हैं। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। ये सारे याद रखने हैं विटामिन्स, और उनके नाम, उनके साइंटिफिक नाम वो आपको याद रखना। विटामिन ए रेटिनॉल, बी स्कॉर्बिक, है ना, कैल्सिफेरोल, टोकोफेरोल, फाइलोक्विनाइन, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पैंथोनिक, विटामिन बी6 आपका पैडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फॉलिक, विटामिन बी12 कोबालामाइन। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछते हैं सवाल, एग्जाम में हमेशा पूछा भी है, बहुत बार पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत नॉर्मल सवाल है। ओके, कह रहा है कि जो आपके डेजर्ट में हवा से जो मिट्टी जम जाता है, ये मिट्टी जो निर्माण होता है वो कहलाता है लोएस्ट सॉइल। क्या मतलब लोएस्ट सॉइल, ठीक है। अलेक्जेंडर 326 में आया था, ठीक है, सिकंदर 326 में आया था, आम भी ने उसका स्वागत किया था, लड़ा नहीं था। इससे पोरस लड़े थे। हाइडेपिस का युद्ध झेलम नदी के तट पे बितस्ता नदी का युद्ध हुआ, झेलम नदी के तट पे बितस्ता का युद्ध हुआ, हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर की मृत्यु 323 में हुआ था बेबीलोन में, नवा के 332 में, गलत था, ठीक है, 323 में बेबीलोन। ओके, ठीक है। इंडिया पर गांधी के बुक के लेखक हैं आपके रामचंद्र गुहा, आपके हिस्टोरियन हैं, है ना, आपके इतिहासकार हैं ये। उसके बाद हमारा सवाल आता है कि यूनेस्को के जो इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज यूनिटी है, ये देखिए ऐसा इंटेलिजिबल में वैसे चीजों को रखते हैं जिसको टच नहीं कर सकते, है ना। वैसे चीज, जैसे कि तुम अगर मंदिर को रखे तो मंदिर टच कर रहा है, लेकिन वैसे चीज को रखा जाता है जो कि कल्चरल मामले में हो। और इंटेलिजिबल अमूर्त जिसको बोलते हैं, अमूर्त। अब जैसे कि आप देखिए रामलीला को टच कर सकते हैं। रामलीला एक तरह का इंजॉयमेंट है, एक तरह का ड्रामा टाइप का है। कुंभ मेला है, छऊ डांस है, वैदिक चैंटिंग है, मतलब जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो है ना। छऊ डांस उड़ीसा का, कोडिटम है आपका केरला का, रमन है, रमन जो हिमाचल प्रदेश के तरफ आपका एक तरह का त्योहार टाइप का है। मोडिएटू आपका है ना केरला तरफ, कलवेलिया राजस्थान का डांस है, जो लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं वो है। संकीर्तन है ना। फिर आपका जो ब्रास मेकिंग जो है, कॉपर क्राफ्ट है ना। एक देखिए मतलब ये जो तांबा आपका जो
जो ब्रास मतलब पित्तल के जो आपके और जो तांबा के जो आपके जो बर्तन बनाए जाते हैं ना पंजाब में, उसको भी आपका इंटेलिजेबल में रखा, मतलब वो अलग तरीके का, बहुत अलग तरीके का। योगा को डाला गया, नवरोज जो आपका पर्सन का वो डाला गया। फिर कोलकाता का दुर्गा पूजा भी लास्ट लेटेस्ट है ना, कोलकाता का दुर्गा पूजा को भी इंटेलिजिबल में डाला गया, ये याद रखना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो गया, नहीं 14 14 हो गए आपके जो आपके इंटेलिजिबल कल्चर में, लेकिन बिहू नहीं होगा, ठीक है। ये सब है लेकिन बिहू नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा बिहू। क्लियर है। नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया था, बाद में जाके HSRA में मिल गया था, मतलब HSRA में जो शामिल कर लिया गया। BD सावरकर के बारे में आपको पता है यार, ये तो क्लासिक है। अब BD सावरकर के बारे में ध्यान रखेंगे, जिन्होंने लिखा था अभिनव भारत का स्थापना किया था 1904 में। उन्नीस 1904 में BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का स्थापना किया गया, ध्यान रखिएगा। स्वदेश बंधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधव समिति 1905 में, जतिन दास जिनकी डेथ हो गई थी जेल में भूख हड़ताल में, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। किताब उल हिंद मैंने परसों बताया था कि जैसे कि आपको बताया था, वहां पे आया था सवाल रेहला किसने लिखा था, तो मैंने बताया रेहला जो यार ये क्या हो गया, एक सेकंड, ओके। तो हमने बताया था रेहला किन्होंने लिखा था, तो वो लिखा गया था आपका इब्न तुता के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये अल बेरूनी ने लिखा था जो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, और वो लिखा था किताब उल हिंद, ठीक है। तहकीकात हिंद है ना, किताब उल हिंद अलग अलग नाम है, बहुत मस्त मतलब बुक लिखा गया। तो उसके उस समय के मामले में अगर हम बात करेंगे तो सब कुछ इसमें डाला गया था, जितना भी हो, चाहे वो भारत के रिलीजन के बारे में हो, भारत के चाहे तो मैथमेटिक्स के बारे में हो, साइंस के बारे में हो, एक चीज़ डाला गया था किताब उल हिंद के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक सेकंड और है, इसमें एक चीज़ है, अब्दुल हमीद लाहौरी जिसने शाहजहां के बारे में लिखा, जिसको बोला गया बादशाह नामा या पादशाह नामा, किसने लिखा, अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है। अबुल फजल सबको पता है। हाँ देखिए, एनर्जी के लिए मतलब ऊर्जा स्टोर करने के लिए बैटरी तो करते हैं, है ना, कैपेसिटर भी करते हैं, स्प्रिंग में भी ऊर्जा संग्रहित होता है, कंप्रेस वायु में भी ऊर्जा संग्रहित आपका स्टोर करते हैं एनसीईआरटी का लाइन है ये। ब्लू चिप कंपनी वैसे कंपनी करते हैं जिनका शेयर मार्केट में या लास्ट ईयर या 4-5 सालों के मामले में अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस, उसका शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसका पैसा मतलब आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी, मतलब जिसका शेयर मार्केट में स्टॉक में बहुत ज्यादा उसका चर्चा में है या ज्यादा उसका शेयर बढ़ रहा है, वो होता है ब्लू चिप कंपनी, है ना। रेतवारी सिस्टम का स्थापना, रेतवारी सिस्टम जो मद्रास की तरफ हुआ था, है ना, मद्रास की तरफ जो हुआ था आपका अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, रेतवारी सिस्टम हो जाएगा। हॉल मैकेंजी के द्वारा आपका महलवाड़ी सिस्टम पंजाब वाला एरिया में, उत्तर पश्चिम प्रांत में, है ना, जहाँ पे 4-5-10 गांव मिला के एक महल बनाते थे, मतलब एक हाउस से कैलकुलेशन होता, मतलब कहने का रेवेन्यू कलेक्ट होता था। परमानेंट सेटलमेंट आपका बंगाल बिहार वाला क्षेत्र में जो कि आपका कॉर्नवालिस सिस्टम में स्टार्ट हुआ था, जिसमें एक फिक्स कर दिया था कि आपका मतलब सेटलमेंट है, मतलब कि इतना आपको टैक्स देना है ना। और रेतवारी में जिसमें किसान मालिक बन गया, मद्रास वाला क्षेत्र में किसान मालिक, किसान ही डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहा है, किसान ही डायरेक्टली दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है ब्रिटेन को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी है ना। देखिए आपके ये सारे रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स में कौन कौन आते हैं, देखिए ये सारे आपके आग्नेय चट्टान है, मतलब ये सब देख सकते हैं, नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पेडाइट है, यहाँ पे देखिए सेल तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा ना, ये महत्वपूर्ण है, एसएससी का अगर तैयारी आप करते हैं तो ये सवाल बहुत बार रिपीट किया है और अच्छा सवाल है। एनसीईआरटी का लाइन है तो भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से पूरा सवाल आता है एसएससी में। अब वो सवाल मैं आपको देखिए, इग्नियस रॉक लावा और मैग्मा से बनते हैं, ये एग्जाम्पल तो आप देख लीजिएगा, है ना। सेडिमेंट्री, अब शादी बोलते हैं, अब शादी रॉक मतलब कोई भी मिनरल्स या कोई भी खनिज में मिल जाता है रॉक्स ना, वो सब ऐसे
बनता है ना वो आपका अपसादी चट्टान कहलाता है, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स, इसी में आपके पेट्रोल्स मिलते हैं। तो ये लिथिफिकेशन प्रक्रिया से बनता है, टूट के दूसरे खनिज मिल जाता है और ये चट्टान कहलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये लिथिफिकेशन प्रक्रिया, बोले लिथिफिकेशन प्रक्रिया पूछा है कि लिथिफिकेशन प्रक्रिया से कौन चट्टान बनता है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। तो आपके ध्यान रखिएगा लिथि मतलब लेयर बाय लेयर, वो मतलब लेयर बाय लेयर, सॉरी मतलब लेयर बाय लेयर, मतलब कहने का मतलब कि जुड़ गया एक दूसरे से और वो आपका कहलाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन है, कांग्लोमेरेट है, लाइमस्टोन है, सेल है, लॉसे है, जेसराइट है, चौक है, लाइमस्टोन है, ये सब आप देख सकते हैं। अब देखिए मेटामॉर्फिक का नाम है रूपांतरित, मतलब ये चेंज होते होते गया, रिक्रिस्टलाइजेशन होते गया। तो रिक्रिस्टलाइजेशन से और फोलिएशन और लिनिएशन से ये पूछा एग्जाम में। ये फोलिएशन और लिनिएशन लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर अरेंज होना, इसको कहलाते हैं लिनिएशन, और फोलिएशन कहलाता है, इससे बनता है रूपांतरित चट्टान। इसका एग्जाम्पल है सेल, असलेट इसका एग्जाम्पल है, नीस है, क्वार्टाइज है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल ऐसे करके पूछता है, हालांकि क्लास बड़ा हो गया है, मैं भी थोड़ा सा कभी और आ गया तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। केमिकल चेंज मतलब ऐसा कहने का चेंज जो कि अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा उस स्टेज में वापस नहीं आ सकता है, केमिकल चेंज कहलाता है। और केमिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी वस्तु है, कुछ भी चीज़ें हो, कोई प्रोडक्ट हो, तो वो अपना रूप चेंज कर लेता है, वो केमिकल चेंज होता है। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, रूप चेंज नहीं होता, तो गुण चेंज नहीं होते हैं, है ना, रूप चेंज होगा, गुण चेंज नहीं होंगे, वो वापस उसी अवस्था में आ सकते हैं। आइस क्यूब, वाटर से आइस क्यूब बना सकते हैं और आइस क्यूब से वाटर बना सकते हैं, है ना। तो वो तो चलिए आपका फिजिकल चेंज है। तो बर्निंग पेपर है, बर्निंग पेपर आपका क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल, आपका इंटर स्टेट काउंसिल जो अंतरराज्यीय परिषद है, इसका स्थापना प्रेसिडेंट करता है। इसका स्थापना कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। जो दो राज्यों के बीच विवाद अगर हो, दो राज्यों के बीच विवाद को दूर करना हो, उसको देखना हो, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना किया था आर्टिकल 263 के थ्रू, ठीक है, आर्टिकल 263 के थ्रू। और आर्टिकल 262 पूछेगा तो अंतरराज्यीय परिषद किसके लिए, वाटर के लिए, जल के लिए। दो नदियों के लिए कोई दो राज्य लड़ रहे हैं तो आर्टिकल 262 के तहत वाटर बॉडीज के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और जो आपके यूनियन टेरिटरी जो हैं उनके प्रशासक, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद आपके 6 कैबिनेट मंत्री और पीएम हेड में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा सवाल। हो गया क्या। हड़प्पा नदी तो आपको पता है कि आपका सिंधु नदी के तट पे है ना, हड़प्पा नदी, सॉरी हड़प्पा है ना, सॉरी रावी नदी तट पे, हड़प्पा किसा है, रावी नदी के तट पे है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हड़प्पा रावी नदी तट पे है, हड़प्पा खोज दयाराम साहनी ने किया था। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, सोडियम KNO2 है ना, पोटेशियम नाइट्रेट है, के है तो पोटेशियम नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो हल्का था, ये तो हल्का है, के किसका फार्मूला, के, तो के तो पोटेशियम हो जाएगा, तो कोई ऐसा टफ नहीं था कि आप इसमें फंस सकते हैं ना। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं लूनर कॉस्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है, इसको लूनर कॉस्टिक बोलते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर, ठीक है, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं। सिल्वर आयोडाइड होगा, वो आपका कृत्रिम वर्षा में इस्तेमाल होगा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो आपका फोटोग्राफी में इस्तेमाल होगा, नेगेटिव के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का परत होता है ना, तो आपको देखने को मिला। तो सोडियम थायोसल्फेट जब आएगा तो उसको हटाएगा परत को, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन बहुत सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, है ना, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर अगला सेट में अगर इस तरह का पेपर आएगा तो जितने भी फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है जो महत्वपूर्ण वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए प्योर एनसीईआरटी का एकदम लाइन है, क्लास 6, ज़्यादा नहीं, क्लास 6 का ये। सैंडलवुड क्या है, देखिए सैंडलवुड वैसे बोलते हैं, वैसे परजीवी को बोलते हैं जो कि दूसरे पेड़ पे उग जाना, वो होता है पार्सलवुड, तो वो सही है। कसकुटा ये आपका अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये देखते हो कोई पेड़ में ऊपर बहुत डाली, मतलब पेड़ के ऊपर कोई बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें बहुत लत्ती जैसा पूरा फैला रहता है, उसको अमरबेल बोलते हैं। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसी से लेता है खाना, पैरासाइट ही है, सही है।
एक तरह का कीड़े मकोड़े खाने वाला है, तो कार्निवोर होता है। फंगस, फंगस में तो ये आपका ये कवक है जो ये सैप्रोफाइटिक होती है, तो खाना खुद ही बनाता है, खाना तो डेड और डिकेइंग मैटर है उससे लेता है, मरे हुए चीज़ों से। तो सैप्रोफाइटिक और ऑटोट्रॉफिक कहाँ से आ जाते, गलत हो गया है ना, हेटरोट्रॉफिक से हैं, दूसरे से खाना लेते हैं, है ना, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का होता है इसमें। वायु प्रदूषण नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन में वायु प्रदूषण नहीं है। हाँ, जब भी इन्फ्लेटरी प्रेशर हो, जब भी आपका मुद्रास्फीति दबाव में हो ना, जब आपके वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, मूल्य कम रहा है ना, तो सरकार को हमेशा डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को आपका बढ़ाना चाहिए, और पब्लिक स्पेंडिंग जो है उसको कम करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर तो आंसर होगा ओनली ए, ठीक है, ओनली ए आंसर होगा। जब भी आपके अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के दबाव से गुजर रही हो, तो सरकार को जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसको बढ़ा देगा, तो ज़्यादा टैक्स सरकार के पास कलेक्शन होगा, है ना। और जो सरकार के जो सरकारी खर्चे हैं, जो सार्वजनिक खर्चे हैं, उसको कम कर देना चाहिए, ये ध्यान में हमको रखना है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। चंगेज खान तो आपको पता है इल्तुतमिश के समय में आया था, है ना, इल्तुतमिश समय आया था चंगेज खान। वो इल्तुतमिश जो आपको जिसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया, है ना, उनका ध्यान रखिएगा। तुर्क चहलगानी इन्होंने स्टार्ट किया इल्तुतमिश ने। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा, इतना ही सवाल था। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, कल से मैं सोचूंगा कि थोड़ा छोटा सेशन बनाओ, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है बड़ा। ओके, और हालांकि हमने बहुत कुछ सीखा भी है, हमने देखो आज हम लोग एटम मॉलिक्यूल को हम लोगों ने पढ़ा। तो चलो मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के आप लोगों को धन्यवाद। और जो भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करिए दबा के जितना ज़्यादा हो सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, ठीक है।